नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारी सीरीज निवेश के रिस्क में। अब तक हमने इन्वेस्टमेंट रिस्क, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, मिसमैच रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क जैसे काफ़ी रिस्क के बारे में जानकारी ली। अगर आप मिस कर गए हो कोई भी एपिसोड तो ये सारे एपिसोड आप हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले स्वागत करते हैं हमारे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फोरम शाह का। फोरम, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज हम चर्चा करेंगे कंपनी रिस्क के ऊपर। फोरम, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि कॉन्ग्लोमेरेट रिस्क यानी कि कंपनी रिस्क ये क्या होता है? हेलो जानवी, आज हम बात कर रहे हैं कंपनी रिस्क या कॉन्ग्लोमरेट रिस्क के बारे में। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, ये एक स्पेसिफिक कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसकी मैनेजमेंट एक ही हो उससे रिलेटेड है। ओवरऑल मार्केट मूवमेंट्स या इकोनॉमी या फिर गवर्नमेंट डिसीजंस से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो मतलब जिस किसी ने भी वो पर्टिकुलर कंपनी में पैसे निवेश किए होंगे, यदि वो कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ उन्हीं लोगों को इसका असर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो बीच में हमने देखा था कि जब अंबानी ब्रदर्स में थोड़ा अनबन बनी थी और उस वजह से जो रिलायंस के शेयर्स पे असर पड़ी थी, या फिर पास्ट में हमने देखा था कि टाटा सन्स के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनके बीच में जो रिफ्ट था उस वजह से भी उनकी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज थी उसमें असर पड़ी थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक कंपनी रिस्क होता है। जी फोरम, आगे पूछना चाहूंगी कि कंपनी रिस्क के अंदर समय पर इन्वेस्टर को क्या ध्यान में रखना चाहिए? कंपनी रिस्क जो है ज़रूरी नहीं है कि वो कोई छोटी कंपनी पे असर करे या जो कंपनी मुनाफा नहीं कर रही है या इतनी फेमस नहीं है उस पर ही असर करे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बड़ी कंपनीज़ है या जो स्मूथली रनिंग है, जिसका गवर्नेंस अच्छा है, वैसी कंपनीज़ में भी अनबन हो सकती है या कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये यूजुअली क्या होता है कि अगर ये नोन कंपनीज़ हैं और अच्छी कंपनीज़ हैं तो लोग उनके प्रोडक्ट्स में या उनमें निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मान लीजिए उनके शेयर्स लेते हैं या फिर अगर वो कंपनी ने कोई बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उसमें भी निवेश करते हैं लोग। और ऐसा लगता है, और हाँ जाहिर सी बात है डेफिनेटली उसमें रिटर्न्स हमें पास्ट में ज़्यादा मिले होंगे क्योंकि वो कंपनी अच्छी है, रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस है उसका। मगर ये सही नहीं है कि हम जब वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो हम उन्हें रिव्यू ना करें। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करके उसके बारे में भूल जाते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे में, हमारे रिटायरमेंट के वक्त काम आएगा या फिर हम ये हमारे बच्चों को देके जाएंगे। ऐसे मेंटालिटी से हम ऐसे अच्छे कंपनीज में निवेश करते हैं। तो निवेश बेशक कीजिए, मगर साथ ही साथ वो निवेश जो आपने किया है उसे रेगुलर इंटरवल्स पे मॉनिटर कीजिए ताकि आपको पता चले कि यदि ये जो कंपनीज में जिसमें आपने निवेश किया है कोई थोड़ा भी प्रॉब्लम है और अगर आपको उस वजह से उस इन्वेस्टमेंट्स को पे कोई एक्शन लेनी है तो आप ले सकते हैं। कंपनी रिस्क कम कैसे किया जा सकता है? कंपनी रिस्क का जो रिस्क है वो हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो किसी भी सिंगल कंपनी में आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो हिस्सा है 5 to 10% पे कैप कीजिए। उससे ज़्यादा एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। अभी ऑब्वियस है कि हम एज एन इंडिविजुअल हमारे पास शायद वो बैंडविड्थ या टाइम ना हो कि हम हर अलग अलग कंपनी में थोड़े थोड़े पैसे निवेश करें और उन्हें ट्रैक करें। तो ऐसे सिनेरियो में आप म्यूचुअल फंड्स का सहारा ले सकते हैं जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे पूल इन करके फिर अलग अलग जगहों पे निवेश करते हैं ताकि आपको कम पैसों में अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा मिल सके। तो यदि आपको कंपनी रिस्क का इम्पैक्ट आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे मिनिमाइज करना है तो 5 to 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए और फिर म्यूचुअल फंड्स का भी सहारा आप ले सकते हैं। फोरम, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। और अंत में बता दें, ये सीरीज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और लेखक गौरव मशरूवाला की किताब इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर से बनी है जो आप अमेजोन और अन्य ऑनलाइन साइट पर से खरीद सकते हैं। और अगले एपिसोड में लेजिस्लेटिव रिस्क के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।